हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीक्षा पीछे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आरओ और एआरओ के लिए यूपी स्पेशल 2023 के लिए पढ़ाने जा रहे हैं। इस पर कंप्लीट आपका यूपी स्पेशल रहेगा और अदर एग्जाम के लिए भी ये वीडियो आपको सक्सेसफुल रहेगा। तो अदर एग्जाम वाले भी ये वीडियो देख सकते हैं। यूपी स्पेशल जहाँ जहाँ पूछेगा एग्जाम में यूपी के, ये लगभग हर जगह काम देगा, ठीक है। और कल अभी हाल ही में एआरओ का नोटिफिकेशन आ गया है आयोग द्वारा, यूपी पीसीएस आयोग द्वारा एक नोटिफिकेशन आया है। उसमें अभी यही है कि 2 हफ्ते के अंदर ही एआरओ का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, कितनी वैकेंसी है, कब एग्जाम होगा इसका। इसके पहले कुछ वैकेंसी का क्लियर किया है, कुछ वैकेंसी का क्लियर नहीं किया है। तो आप लोग लगातार एआरओ का वीडियो देखते रहिए और इसका टेस्ट सीरीज अब लगाते रहिए, क्योंकि अब एग्जाम 2 हफ्ते के बाद इसका शेड्यूल आ जाएगा। तो आप लोग का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, 2 से 3 महीने आपको समय मिलेगा। तो आप लगातार तक पढ़ते रहिए चाप के, ठीक है। इसमें आज यूपी स्पेशल में हम आपको पढ़ाएंगे आज इतिहास के कुछ हैं टॉपिक, उसको आज क्लियर करेंगे, ठीक है। इतिहास के आईने में उत्तर प्रदेश ओवरऑल आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा इसमें कि भारतीय इतिहास के प्रथम अध्याय अर्थात पूरा पाषाण काल से ही उत्तर प्रदेश कि बेलन घाटी में प्रागैतिहासिक संस्कृति की खोज हुई। बेलन घाटी इलाहाबाद के सोराव तहसील में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। बेलन घाटी में इलाहाबाद के अतिरिक्त मिर्जापुर जिले के भी महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों में पूरा पाषाण से लेकर नवपाषाण काल तक सांस्कृतिक जमाव प्राप्त हुई है। पूरा पाषाण काल के पश्चात मध्य पाषाण काल में उत्तर प्रदेश की गंगा घाटी में प्रागैतिहासिक मानव की सांस्कृतिक अवस्थाओं का पता भी चलता है। शैल चित्रकला की विश्व में सर्वप्रथम खोज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का जो क्षेत्र है, वहाँ सोहागापुर या सोहागपुर में SCL कालाइल ने की थी। इस खोज के पश्चात भारत के विभिन्न स्थानों पर शैल चित्र खोजे गए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम या सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के बिठूर में कुछ ताम्र उपकरण 1822 ईस्वी में प्राप्त हुए हैं। इस उपलब्धि के पश्चात उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थलों से ताम्र निधियां प्राप्त हुई हैं। ऋग्वेद काल से ही उत्तर प्रदेश के कबीलों का संबंध सप्त सैंधव क्षेत्र के आर्यों से रहा है। वर्तमान इटावा जनपद के टिब्री या कबीले की भरत जन से मित्रता भी एक रावी के तट पर लड़े गए। दशराग्य युद्ध में टिब्री कबीले ने भरत जन का सहयोग किया था, ठीक है। इसमें वैदिक काल के पश्चात 16 महाजनपद है और 16 महाजनपदों में से जो 8 महाजनपद है वो यूपी से रिलेटेड है या उत्तर प्रदेश से। जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है तो आप लोग को इसको दिखना जरूरी भी है। इसमें जो कुरु का क्षेत्र है, काशी, कौशल, चेदी, वस्त्र, मल्ल, पांचाल और सुरसुन, एक इसका सब राजधानी आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, इसका राजधानी क्या क्या है। आगे आपका है, इन राज्यों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में कुछ गणराज्य भी थे, जैसे कपिल वस्तु के शाक्य, सुम सुनेरी या सुम सुमेर गिरी के भाग्य, पावा और कुशीनगर के मल्ल, ये कुछ गणराज्य क्षेत्र थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक नियतिवादी मखलीपुत्र घोषाल का जन्म श्रावस्ती के निकट श्रावण में हुआ था। महात्मा बुद्ध का गृह नगर कपिल वस्तु भी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में है। बुद्ध की माता महामाया का गृह नगर देवदह भी वर्तमान महाराजगंज जनपद का निचनौल नगर है। बुद्ध को यद्यपि ज्ञान गया बिहार में प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन वाराणसी के निकट ऋषि पत्तनम या मिगदाव सारनाथ में ही दिया गया। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश भी श्रावस्ती में ही दिए और उन्होंने अपनी माता को पवित्र उपदेश या संकिसा जिला फर्रुखाबाद में दिया। महात्मा बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस भी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ही ली थी।
इसमें पूछता है कि महात्मा बुद्ध जो थे सर्वाधिक उपदेश भी कहाँ, तो श्रावस्ती में, और सबसे पहले कहाँ दिए थे, सारनाथ में। आगे इसका मौर्य काल का संकेंद्रण अधिकाधिक बिहार में था, लेकिन मौर्य शासक अशोक के उत्तर प्रदेश को विपुल मात्रा में अपनी कलात्मक विरासत प्रदान की। अशोक के स्तंभ लेखों में प्रयुक्त पत्थर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के चुनार के निकट 12 गांव से प्राप्त किया गया था। अशोक के स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के सारनाथ, इलाहाबाद, मेरठ और कौशाम्बी, संकिसा, कपिलवस्तु और मिर्जापुर से प्राप्त होते हैं। क्या? अशोक के स्तंभ लेख। आगे आपका मौर्योत्तर काल में उत्तर प्रदेश पर यवन और कुषाणों ने आक्रमण किए। यवनों के आक्रमण तो मौर्य काल के अंतिम शासक बृहदत्त के समय से ही प्रारंभ हो गए थे। पतंजलि के महाभाष्य में यवन आक्रमणकारियों द्वारा अयोध्या पर आक्रमण का उल्लेख है। यवन आक्रमणकारी का लाभ मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग को मिला। उसने मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर दी और अयोध्या को राजधानी बनाकर मगध साम्राज्य के एक भाग पर राज्य करने लगा और शुंग वंश की स्थापना हो गई। आगे आपका टॉपिक, गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था। संभवतः गुप्त शासकों के लिए बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश अत्यंत महत्व वाला प्रांत था, क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः उत्तर प्रदेश में ही पाए गए हैं। बाद में गुप्तों ने अपनी राजधानी जो है प्रयाग में ही स्थापित की। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। किसको? गुप्त काल को। स्वर्ण काल की स्मृति जो स्वरूप उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीतर गांव और ललितपुर में दशावतार मंदिर के रूप में भी स्थित है। ये पूछता है कि दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है। 606 ईस्वी में कन्नौज में हर्ष का राज्याभिषेक हुआ और शीघ्र ही कन्नौज को भी अपना संरक्षण प्रदान करते हुए अपनी राजधानी जो है कन्नौज को ही बना दिया। इसी बीच चीनी बौद्ध यात्री हिंसांग वर्ष के आक्रमण पर कन्नौज में प्रवास किया और चीन लौटकर अपनी आत्मकथा सीयूकी, ये पूछता है सीयूकी में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक स्थिति को विस्तृत वर्णन किया है। हर्ष के पश्चात कुछ समय के लिए 8वीं शताब्दी में यशोवर्मन ने कन्नौज को अपना खोया। वैभव लौट गए आया। संपूर्ण उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत पुनः कन्नौज के अधीन हो गया। यशोवर्मन अति महत्वाकांक्षी शासक था। वह कश्मीर के शासक ललितादित्य या मुक्तापीठ के सहायक या सहायता से तिब्बत पर अधिकार करना चाहता था। यशोवर्मन की मृत्यु के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर शक्तिशाली नेतृत्व के अभाव में संघर्ष का केंद्र हो गया और कन्नौज जैसे महत्वपूर्ण राजधानी के लिए 3 प्रमुख शक्तियां, पहला इसमें बंगाल के पाल, उज्जैन के प्रतिहार और महाराष्ट्र के वर्तमान कर्नाटक के राष्ट्रकूट में संघर्ष प्रारंभ हो गया, जिसे इतिहास में त्रिराष्ट्र संघर्ष कहा गया। इस संघर्ष में अंततः प्रतिहार विजयी हुई। नागभट्ट द्वितीय कन्नौज में प्रतिहार राज्य की स्थापना की। ये जो इतिहास का यूपी स्पेशल सिलेबस है उसी को हम कवर कर रहे हैं। इसमें क्या है कि लगभग आपको हिस्ट्री के जो क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से बनता है यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे है आपका प्रतिहार राजवंश के बाद कन्नौज पर गढ़वाल वंश का शासन हुआ, लेकिन जयचंद्र गढ़वाल को मोहम्मद गोरी द्वारा उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के चंदावर नामक स्थल पर युद्ध में मार दिया गया है। अब इसके बाद जो अभी हम इतिहास में एशियन का देख रहे थे, अब हम देखेंगे मध्यकाल में उत्तर प्रदेश का जो थोड़ा पार्ट है। ठीक है, तो मध्यकालीन इतिहास में उत्तर प्रदेश का विशिष्ट स्थान जो रहेगा इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको यूपी स्पेशल में मध्यकाल का रहेगा। तो 1210 में इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। उत्तर प्रदेश के दिल्ली से निकटता होने से यहाँ पर प्रारंभ से ही तुर्कों का आधिपत्य स्थापित हो गया। बदायूं, संभल, कटेहर
भोजपुर, कड़ा आदि के उपजाऊ क्षेत्र प्रमुख इक्तादारों को सौंप दिए गए। 1394 में उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने जौनपुर को केंद्र बनाकर सरकी राजवंश की स्थापना की थी। लोधी वंश की स्थापना के साथ ही उत्तर प्रदेश का गौरव एक बार अपना लौटा, क्योंकि सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया था। मुगल काल में उत्तर प्रदेश के बिलग्राम मतलब हरदोई में अफगान शेर खान ने बाबर के बेटे हुमायूं को परास्त कर दिया, दिल्ली के बादशाह प्राप्त की। 1545 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर किले के युद्ध में शेरशाह की मृत्यु हो गई। 1556 ईस्वी में अकबर बादशाह हुए। अकबर ने उत्तर प्रदेश में आगरा में फतेहपुर सीकरी नामक उपनगर एवं अपनी राजधानी की स्थापना की। अकबर के मंत्री बीरबल और टोडरमल दोनों ही उत्तर प्रदेश के थे। बीरबल, जिनका मूल नाम महेश दास था, उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कालपी नामक स्थान से संबंधित थे। वही टोडरमल सीतापुर जिले में लहरपुर नामक स्थान से जन्मे थे। आगे आपका उत्तर प्रदेश का गौरव उस समय हतोत्साहित हुआ जब शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी सदैव के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा से स्थानांतरित कर दिल्ली कर दी। औरंगजेब के शासनकाल में उत्तर प्रदेश सदैव मुगलों के लिए एक चुनौती बनता रहा। बुंदेलखंड के वीर छत्रसाल ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह युद्ध लगभग 50 वर्षों तक चलता रहा। इस युद्ध में पेशवा बाजीराव की सहायता से छत्रसाल को विजय प्राप्त हुई है। इस घटना ने मराठों को उत्तर प्रदेश में आमंत्रित किया और कानपुर के निकट बिठूर मराठों का प्रमुख केंद्र भी बन गया। 1732 में अवध के सूबेदार सआदत खान ने अवध को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इससे प्रेरित होकर रोहिलखंड भी स्वतंत्र हो गया। अब आपका आ गया है आधुनिक काल में उत्तर प्रदेश का जो स्पेशल है उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के 4 प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन से? तो कानपुर, लखनऊ, झांसी और मेरठ। ये क्या थे? 1857 स्वतंत्रता संग्राम के 4 प्रमुख केंद्र में से कानपुर, लखनऊ, झांसी और मेरठ थे। इतिहास का सशक्त हस्ताक्षर देखिए, यह चारों ही केंद्र उत्तर प्रदेश में ही है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उद्घाटन का श्रेय मंगल पांडे के कारण पश्चिम बंगाल को दिया जा सकता है, लेकिन इस संग्राम की वास्तविक रणभूमि तो उत्तर प्रदेश को ही रही है। आगे आपका 1857 के विद्रोह की प्रेरणा के नायक अजीमुल्ला खां थे। अजीमुल्ला खां बिठूर की पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धू पंत के मंत्री थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नाना को पेशवा का वास्तविक उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। नाना के मस्तिष्क में इस घटना के बाद एक ही विचार आया था कि अजीमुल्ला खां लंदन जाकर अंग्रेज सरकार से विनती करके उनके एक हक को दिलाएंगे। अजीमुल्ला लंदन रवाना हुए, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। उनकी रणनीति थी कि अगर अंग्रेजों को ही भारत से बाहर कर दिया जाए तो न केवल नाना बल्कि भारत माँ की जंजीर भी टूट जाएगी। अजीमुल्ला खां की लंदन में मुलाकात 17 के अपदस्थ राजा के वकील रंगोजी बापू से हुई। दोनों ने ही पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की योजना बनाई। लंदन से वापस आकर रंगोजी बापू ने दक्षिण भारत में और अजीमुल्ला ने नाना के साथ उत्तर भारत में क्रांति का प्रचार प्रारंभ कर दिया और 31 मई 1857 को दिन क्रांति के लिए तय किया गया था। लेकिन समय से ही सभी जगह सूचना न पहुंच पाने के कारण 21 मार्च को पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी में चरबी लगे कारतूस के खिलाफ अंग्रेजों से जंग ऐलान कर दिया गया, जिसका नेतृत्व मंगल पांडे ने किया था। इस विद्रोह के बाद जगह जगह अंग्रेजी सेना और अंग्रेजी अफसर सावधान रहने लगे। उत्तर प्रदेश में मेरठ में सबसे पहले
क्रांति का बिगुल फूंका गया और 10 मई को सवेरे ही फिरंगी मारो के नारे मेरठ में बुलंद हो गए। कैप्टन फिटनेस को सबसे पहले मार दिया गया। एक दिन में मेरठ अंग्रेजों से मुक्त हो गया और 11 मई को नारा लगा दिए, दिल्ली चलो। 22 मई को बगावत की खबर जब इटावा पहुंची तो वहां के कलेक्टर ऑक्टेवियन ह्यूम थे। वही उन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। इटावा की स्थिति देखकर ही उनको महिला वेश में इटावा छोड़कर भागना पड़ा। आगे आपका है 1857 के विद्रोह में महकपरी की आहुति भी महत्वपूर्ण है, लेकिन नेपाल की नर्तकी की जब वाजिद अली शाह की शरीके हयात बनी, उन्हें इफ्तिखार उल निसा की उपाधि से नवाजा गया और उन्होंने वाजिद अली को बिरजिस कदर नाम से वारिस बतौर तोहफा दिया। वाजिद अली शाह को तो अंग्रेजों ने कोलकाता के मटिया बुर्ज के कैद खाने में कैद कर दिया था, लेकिन लखनऊ की महक परी बेगम हजरत महल के रूप में अंग्रेजों से अपने सौहर की दुश्मनी का बदला ले रही थी। 18 मार्च 1858 को लखनऊ को हजरत महल ने अलविदा कहा और नेपाल पहुंचकर अंग्रेजों से मुलाकात शुरू किया। बाद में नेपाल में ही बेगम हजरत महल का इंतकाल हुआ। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का योगदान किसी से छुपा नहीं है, लेकिन झांसी की क्रांतिकारी के मध्य निस्वार्थ सेवा भाव के लिए झलकारी बाई या झलकारी बाई को भी यह याद अवश्य किया जाना चाहिए। यह वह महिला थी जिसने झांसी से रानी की निकलते वक्त रानी का वेश बनाकर अंग्रेजों को धोखे में रखा और झांसी में ही वीरगति पाई। कानपुर में नाना की मासूम 11 साल की बेटी मैना, जिसने अपने पिता का पता बताने से उस हत्या तक इनकार किया कि अंग्रेजों ने बिट्ठू के नाना के महल में उसे जिंदा जला दिया। गोंडा की रानी ईश्वरी कुमारी ने भी अंग्रेजों से लोहा लिया और शहादत की फेहरिस्त में अपना नाम लिखवाया। अब इसमें जो है 1857 के विद्रोह में कहाँ से किसने नेतृत्व किया था, इसका देखिए एक ओवरऑल है। जैसे लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था तो बेगम हजरत महल किए थे। कानपुर से नाना साहब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, बनारस मिर्जा वजीर अली खान, फतेहपुर से अजमुल्ला, अब फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, 8वां है आपका बरेली खान, बहादुर खान और बख्त खान। मेरठ से आपका कदम सिंह, गोरखपुर से गजाधर सिंह, मथुरा से देवी सिंह और सुल्तानपुर से शहीद हसन। आगे आपका 1857 के बाद से लेकर कि आजादी तक लगभग प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना का जुड़ाव उत्तर प्रदेश से किसी न किसी रूप में जरूर रहा। उदाहरण के लिए 1922 में गोरखपुर चौरी चौरा में हुए हिंसक घटना ने पूरे देश में चल रहे असहयोग आंदोलन को प्रभावित किया। क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण में चाहे वह काकोरी कांड हो या चंद्रशेखर आजाद द्वारा किए गए कई कृत्य हो, इन सब में उत्तर प्रदेश का योगदान जरूर रहा है। गांधी जी के नमक तोड़ने की कानून का पालन उत्तर प्रदेश में भी किया गया था। 8 अप्रैल 1930 को रायबरेली में नमक बनाया गया, जिसे पंडित मोतीलाल नेहरू ने नीलाम भी किया था। इंपॉर्टेंट है। फरवरी 1918 में यूपी में किसान सभा की स्थापना हुई। इसका श्रेय किसको जाता तो गौरी शंकर मिश्र और इंदिरा नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय को जाता है। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट आंदोलन 1919 में किसानों द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में चलाया गया था। 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र के प्रयास से अवध किसान सभा का गठन भी हुआ। इसके बाद 1921 से 22 मई रायबरेली, हरदोई और आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेजों के विरुद्ध एक किसान विद्रोह एका आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व किसने किया था तो मादारी पासी और सहदेव ने किया था। एका आंदोलन पुस्तक कब प्रारंभ किया गया था तो 1921 से और 22 के बीच में। 1935 में संयुक्त प्रांत वर्तमान के उत्तर प्रदेश किसान संघ की स्थापना हुआ था। 1936 में अखिल
भारतीय किसान सभा गठन लखनऊ में हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उत्तर प्रदेश के बलिया में करो या मरो का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया के अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। अब 20 अगस्त को बलिया के हनुमानगंज की कोठी में नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ है। वर्तमान में सेना और पुलिस की गौरव का प्रतीक जय हिंद का नारा श्रीधर पाठक ने ही दिया था। यह इलाहाबाद के रहने वाले थे और उन्होंने सर्वप्रथम पत्रिका हिंदी प्रदीप में इस नारे को व्यक्त किया। बाद में इसे कांग्रेस में शामिल किया गया। आजादी के सम्मान या सम्मान में गाया जाने वाला झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता स्वर्गीय श्यामालाल गुप्त पार्षद उत्तर प्रदेश कानपुर की ही माटी के फूल थे। तब आपका यूपी का स्पेशल जो हिस्ट्री का था वो लगभग खत्म हो गया, एशियन मेडिवल मॉडर्न का। अब हम पढ़ेंगे आपका उत्तर प्रदेश का नाम और राजधानी और चिन्ह क्या क्या है। तो उत्तर प्रदेश का जो नाम है 1836 से उत्तर में पश्चिम प्रांत था, उत्तर पश्चिम प्रांत। उसके बाद 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा और अवध। उसके बाद 1902 से आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत बना। फिर 1937 केवल संयुक्त प्रांत बना। उसके बाद 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश हो गया। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को। और राज्य का विभाजन कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000। मतलब इसमें से 13 जिलों को काट कर उत्तराखंड बना दिया गया था। अब प्रथम राजकीय भाषा क्या था? तो अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी था। और द्वितीय राजकीय भाषा क्या? तो 1989 से उर्दू था। ये पूछता है उत्तर प्रदेश का दूसरी उपभाषा क्या था? उर्दू है। राजकीय पशु क्या? तो बारहसिंगा है। और राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प या राजकीय पुष्प पलाश या टेसु 4 जनवरी 2011 से बना है। राजकीय खेल क्या है? हमारा हॉकी है। और राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। और यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ था या प्राप्त किया गया था। अब इसके बाद प्रदेश की प्रशासनिक और शासनिक संरचना देखना है हमको। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के 8 जिले कौन कौन से? तो मेरठ एनसीआर में, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? तो जुलाई 1937 को। और 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितना था? 431। उत्तराखंड बनने के पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या थी 425। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 404 में से 403 निर्वाचित, 1 मनोनीत एंग्लो इंडिया है। वर्तमान में विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडिया डॉक्टर डेनिजिल जे गेडिन या गोडिन के बदौलत के तहत 17वीं विधानसभा के लिए महिलाएं चुनी हुई हैं। 42 में 10.42% और 36 बीजेपी में अन्य थे। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो प्रयागराज 12 सीटें हैं। और सबसे कम कहाँ? तो श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट 2-2 सीटें हैं यहाँ पर। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितना? 86। स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र 1 बैठक हुई थी 8 जनवरी 2003 को प्रयागराज में। राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर बैठे हुए हैं। 29 जनवरी 2019 कुंभ प्रयागराज लगा था। जिला की संख्या कितना है? तो 75। तहसीलों की संख्या कितना है? 350। नगर निकाय 17 है। और ब्लॉकों की संख्या 821 संचालित और 30 घोषित किया गया है। आगे आपका आता है न्यायालय। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ 1986 में। उच्च न्यायालय प्रयागराज एक खंडपीठ लखनऊ है। उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितना? 160। और नियुक्तियां और तब तक जैसे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित
गोविंद बल्लभ पंत 1 अप्रैल से 46 से 27 दिसंबर 1954 तक। उसके बाद राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी। राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी और सुश्री मायावती 2 महिला हुए हैं। और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वतंत्रता के बाद कार्यकाल के रूप में 32वें व्यक्ति के रूप में 21वें सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थे और ये प्रधानमंत्री पहले मुख्यमंत्री थे, उसके बाद ये बाद में प्रधानमंत्री भी बने। ये कहाँ के थे? तो उत्तर प्रदेश पूछता है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे कौन कौन थे? तो चरण सिंह और विश्वनाथ सिंह, जो कि बाद में प्रधानमंत्री भी बने थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट न्याय गोविंद माधव 14 नवंबर 2018। आगे आपका उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने। किराना घराना का संस्थापक उस्ताद बंदे अली खान। किराना घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत और गायन की हिंदुस्तानी ख्याल गायकी परंपरा को वहन करने वाले हिंदुस्तानी घरानों में से एक है। किराना घराने का नामकरण उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक तहसील कस्बा कैराना, जो कि अब जिला शामली है, से हुआ माना जाता है। एक जनश्रुति के अनुसार इनके परिवार में भगवान कृष्ण ने प्रकट होकर एक वरदान दिया था कि यहाँ के गायकों के स्वर बांसुरी के समान होंगे। उस्ताद अब्दुल करीम खान उस्ताद अब्दुल वहीद खान ने इस घराने को प्रसिद्ध किया। गंगूबाई हगल, भीमसेन जोशी, हीराबाई बादोडर किराना घराने से ही संबंधित थे। इसके बाद आगरा घराना क्या है? तो संस्थापक कौन था इसका? तो आगरा घराने के जन्मदाता तानसेन के दामाद हाजी सुजान साहब थे। इतिहासकारों के अनुसार 19वीं सदी में खुद बख्श ने इस घराने की स्थापना की थी, परंतु संगीतविदों का मानना है कि इसके संस्थापक हाजी सुजान खान थे। फयाज खान ने नवीन और गीतात्मक स्पर्श देकर इस घराने को पुनर्जीवित करने का काम किया, तब से इसका नाम रंगीला घराना पड़ गया। वर्तमान में इस शैली के प्रमुख गायकों में से CR व्यास और विजय किचलू जैसे महान गायक आते हैं। आगरा घराने के संगीतकार ख्याल के साथ ही ध्रुपद, धमार और ठुमरी गाने में ही कुशल थे। लखनऊ घराना भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली के नृत्य, कथक तथा गायकी से संबंधित घरानों में से एक है। नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से इसका उदय हुआ था। आगे आपका है लखनऊ घराने की कथक के प्रमुख कलाकार अनशन महाराज, शंभू महाराज, बिंदादीन महाराज, बिरजू महाराज, जय किशन महाराज। लखनऊ घराने से प्रसिद्ध ख्याल गायक गायिका सूरज खां, छज्जू खां, नवाब कासिम, अली रहमान बाई इत्यादि। तबले के खिलाफ या तबले के लखनऊ घराने के संस्थापक मोदू खान और बख्तूर खां, उन्होंने कथक नृत्य के लिए तबला वादन की। जो शैली विकसित की उसे लखनऊ शैली के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ घराने के प्रमुख पंखावज वादक कोदू सिंह, पंडित अयोध्या प्रसाद, पंडित सखाराम। लखनऊ घराने के प्रमुख वीणा वादक सादिक अली खान थे। लखनऊ घराने के मियां गुलाम नबी सौरी ने टप्पा शैली का परिवर्तन किया। प्रख्यात गजल गायक का बेगम अख्तर लखनऊ घराने से ही संबंधित था। इसके बाद आपका आता है बनारस घराना। यह घराना गायन और वादन दोनों कलाओं के लिए प्रसिद्ध रहा है। इस घराने के गायक ख्याल गायकी के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ ही बनारस घराने के तबला वादकों की भी अपनी एक स्वतंत्र शैली रही है।
बनारस घराने के ठाकुर जयदेव सिंह को संगीत शास्त्र पितामह कहा जाता है। बनारस घराना के प्रमुख शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, मुमताज खान। बनारस घराने के प्रमुख सितार वादक पंडित रविशंकर राज भाव सिंह थे। बनारस घराने के प्रमुख सितार वादक पंडित रविशंकर राजभाव थे। बनारस घराने के प्रमुख तबला वादक राम सहाय, जानकी सहाय, पंडित समता प्रसाद मिश्र, बुदई महाराज बीरू मिश्र थे। आगे आपका अतरौला या अतरौली घराना। अतरौली घराने के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ जनपद के अतरौली स्थान में जूनागढ़ रियासत से संबंध दो भाई काले खान और चाँद खान माने जाते हैं। दिल्लू खान और छज्जू खान इसी घराने से संबंधित थे। इसके बाद आपका था रामपुर सहसवान घराना। रामपुर सत्सवासान घराना हिंदुस्तानी संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक है। घराने के प्रमुख गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान, मोहम्मद अली खान। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ आचार्य बृहस्पति के अनुसार रामपुर घराने के संस्थापक नेमत खान और सदारंग थे। अजराड़ा घराने का संबंध मेरठ से है। इटावा घराना तबला वादक घराना है। इटावा घराना को गौरीपुर घराना भी कहते हैं, जो कि सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है। इस घराने के प्रमुख सितार वादक है धुतवाता या धुत तारा जोशी, सुरजन सिंह, विलायत खान, इमदादा खान इस घराने के प्रसिद्ध कलाकार हैं। हरिप्रसाद चौरसिया और रघुनाथ सेठ प्रयागराज के सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। वही ठुमरी और दादरा की प्रसिद्ध गायिका जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी पैदा तो बनारस में हुई, लेकिन उनकी कर्मभूमि प्रयागराज रही। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख लोक नृत्य क्या हैं? जैसे जनजातीय और निवास स्थल, जैसे खरवार खैरावार पूछता इंपॉर्टेंट तो इम्पोर्टेंट है यहाँ से। लोक नृत्य खरवार या खैरावार किसे? तो सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, देवरिया गाजीपुर से रिलेटेड है। सहरिया ललितपुर, पठारी सोनभद्र से, बायगा भी सोनभद्र से, अपहरिया जो है सोनभद्र, पंख पनिका सोनभद्र, अगरिया सोनभद्र, भुइया बुनिया और चोरो ये सब क्या से है? सोनभद्र चंदौली से है। उसके बाद गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी, राज गोंड जो है आपका महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, सोनभद्र, बलिया, मिर्जापुर, वाराणसी और जौनपुर है। महागीर जो है बिजनौर और इलाहाबाद से रिलेटेड है। इसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? जोगनी नृत्य जो है नृत्य शैली विशेषकर रामन वमी के अवसर पर पुरुष महिलाओं का रूप धारण कर नृत्य करते हैं। धीवर नृत्य कहाँ है? तो एक कहार जाति द्वारा शुभारंभ या शुभ अवसर पर है। जो सायरा नृत्य है आपका बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल कटाई के समय था। पासी नृत्य पास जाति द्वारा 7 अलग अलग मुद्राओं में युद्ध की भांति नृत्य किया जाता है। धुरिया नृत्य क्या है? तो बुंदेलखंड कुम्हार प्रजापति लोगों द्वारा स्त्री वेद धारण कर लिया। चरकुला नृत्य क्या है? तो ब्रजवासियों द्वारा किए जाने वाला घड़ा नृत्य, जिसमें बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई घोड़े रखे गए जाते तथा फिर से उसे फिर रखकर नृत्य किया जाता है। छोलिया नृत्य क्या है? तो राजपूतों द्वारा विवाह उत्सव पर एक साथ में तलवार तथा एक साथ में ढाल लेकर है। इसके बाद नटवरी नृत्य क्या है? तो पूर्वांचल क्षेत्र में आयुर्वेद द्वारा है। पाई डंडा नृत्य क्या है? तो बुंदेलखंड के आयुर्वेद द्वारा गुजरात के डांडिया नृत्य के समान किया जाता है। राई नृत्य क्या है? ये पूछता है राई नृत्य तो बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा विशेषकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मयूर की भांति किया जाता है। ध्रुवीय नृत्य क्या है? पूर्वांचल का नृत्य है, इसे मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। झूला नृत्य ब्रज स्थित क्षेत्र में निवास करता है। उसके बाद आपका आता है भाषा विभाग। उत्तर प्रदेश की प्रथम भाषा हिंदी है और 1989 को उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा मिल गया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश के भाषाई स्थान कौन कौन से हैं?
हिंदुस्तानी एकेडमी जो है 1927 में स्थापित किया गया था प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी 1972 में लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की हिंदी संस्थान 1976 लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान 1976 लखनऊ में। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान 1994 लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी 1997 लखनऊ और उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी लखनऊ है। इसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश कवि और उसके उपनाम और लोकप्रिय। यहाँ देखिए क्वेश्चन बनता है तो इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, एक साइड है कवि, उपनाम और लोकप्रिय। जैसे मलिक मोहम्मद, इनका उपनाम क्या है? जायसी है। आमिर खुसरो का उपनाम क्या है? तूतू या तूती ए हिंद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इनका नाम है निराला या महाप्राण। हरबंस राय को बच्चन या हालावादी कवि कहते हैं। राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कहा जाता है। तुलसीदास को हिंदी के जाति कवि, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद्र। आगे आपका है भारत रत्न से सम्मानित उत्तर प्रदेश के व्यक्तित्व कौन कौन से हैं? तो जैसे सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जो दार्शनिक थी, 1954 में इनको भारत रत्न मिला था। डॉक्टर भगवान दास को दार्शनिक थे 1954 में। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू 1955 में राजनीतिक थे। गोविंद बल्लभ पंत यही राजनीतिक थे 1957 में। पुरुषोत्तम दास टंडन राजनीतिक थे 1961 में। श्रीमती इंदिरा गांधी राजनीतिक 1971। राजीव गांधी 1971। पंडित रविशंकर सितार वादक थे 1999 में। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे 2001 में, इनको मिला था भारत रत्न। प्रोफेसर CNR राव वैज्ञानिक 2013 में, इनको मिला था। इसके बाद मदन मोहन मालवीय मयूर प्रांत समाज सुधारक थे 2014 में। अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीतिक में 2014 में मिला था। इसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय स्थल। जैसे दशावतार मंदिर कहाँ पर है? देवगढ़ ललितपुर में, ये पूछता भी है। नरसिंह टीला जालौन में है। रानी महल झांसी में। ब्यास टीला जालौन में है। कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में है। कालिंजर दुर्ग बादा में है। 84 गुम्बद कालपी जालौन में है। मकरबई मंदिर जो है महोबा में है। बेल्ला देवी मंदिर प्रतापगढ़ में है। आनंद भवन जो है प्रयागराज में है। इसके बाद फांसी इमली शहीद स्थल प्रयागराज में है। इसमें जो इम्पोर्टेंट वही देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, जैसे सीतामढ़ी धार्मिक स्थल भदोही में है। सोमनाथ मंदिर वाराणसी में। भारत का मंदिर जो है वाराणसी में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में है। इसके बाद आपका आता है मुगल घाट फर्रुखाबाद में है। घटिया घाट फर्रुखाबाद में। रजा लाइब्रेरी रामपुर में। सीताकुंड घाट कहाँ? सुल्तानपुर पड़ता है। दान तीर्थ मेरठ में होता है। ठीक है, अब आगे आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश के आर्द्रभूमि क्षेत्र और रामसर साइट। अपर गंगा नदी बीच घाट नरौरा। नवाबगंज जिला उन्नाव में है। सरसई नाव इटावा में है। पार्वती अरंगा जो है गोंडा जिला। सामन पश्चिम बिहार मैनपुरी। सांडी पश्चिम बिहार हरदोई। समसपुर झील रायबरेली। असूल सरोवर आगरा में। इसके बाद उत्तर प्रदेश के विशेष जो है उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान क्या है? तो कुल क्षेत्र में स्थान चौथा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। कुल जनसंख्या के ना तो प्रथम स्थान विदेशी दास की वृद्धि में 20.2% जो भारत के दास की या दस की वृद्धि दर से अधिक है, ये 14वें स्थान पे है। जनघनत्व 1829 चौथे स्थान पर, भारत के जनघनत्व का ज्यादा। लिंगानुपात 1912 है। साक्षरता दर जो है 67.6% है, 29वें स्थान पर है। इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2000 वाला 11 जुलाई 2000 को 2016 तक प्रजनन दर कितना था? 2.1%, ये पूछता है। राजकीय सेवाओं में महिला आरक्षण कितना? 33% है। उत्तर प्रदेश भौगोलिक स्थिति क्या है?
तो आज अक्षांशी जो है 23.52 डिग्री और देशांतर 77 डिग्री 5 अंश। ठीक है। प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से? तो जैसे सबसे पूर्व में कौन? बिहार है, और सबसे पश्चिम में हरियाणा, और सबसे उत्तर में आपका उत्तराखंड है, और सबसे दक्षिण में छत्तीसगढ़। ठीक। इसके बाद प्रदेश सीमावर्ती जिला कौन कौन से हैं? जैसे सबसे पूर्वी बलिया है, सबसे पश्चिम में शामली, सबसे उत्तरी में सहारनपुर, सबसे दक्षिणी में सोनभद्र है। सबसे बड़ा जिला कौन सा? लखीमपुर खीरी है, और सबसे छोटा जिला कौन सा? हापुड़। सीमावर्ती प्रदेश में 9 राज्य में से 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। उसमें से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली आपका है। प्रदेश की सबसे लंबी सीमा कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। अब प्रदेश की सबसे न्यूनतम सीमा कौन सा? तो हिमाचल प्रदेश। प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2013 जिलों के साथ उत्तराखंड है। मृदा अपरदन कौन कौन सा है इसमें? तो वायु अपरदन पश्चिम क्षेत्र की अपेक्षा जली अपरदन ज्यादा है। परत अपरदन को किसानों की मौत कहा जाता है। अवनलिका अपरदन अधिक ढाल वाले खेतों में प्रभावित जिला इटावा सर्वाधिक है। कृषि में प्रदेश में कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र जो है 20 है। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु 9। अब प्रदेश में कुल मृदा समूह 8 है। औसत जोत आकार के साथ 0.76 हेक्टेयर है। भारत की कुल भूमि का 15% कृषि भूमि उपलब्ध है। इसके बाद आपका आता है गेहूं। राज्य की सर्वप्रमुख फसल है। सर्वाधिक उत्पादकता गंगा, घाघरा और दोआब क्षेत्र है। गन्ना जो है राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी व्यापारिक फसल है। राज्य की सर्वाधिक संचित फसल मेरठ जिले का गन्ना सबसे अधिक अच्छा माना जाता है। अफीम सर्वाधिक उत्पादन बाराबंकी। एकमात्र फैक्ट्री जो गाजीपुर का है। पटसन जूट जो प्रदेश में जूट मिले हैं कानपुर, सहजनवा और गोरखपुर। आम जो है स्टेट आम में सहारनपुर मेरठ है। दशहरी आम में मलिहाबादी मतलब मलिहाबाद लखनऊ का है। सफेद चौसा सहारनपुर का है। स्टोल मेरठ बागपत का है। लंगड़ा जो है वाराणसी का है। नवाब ब्रांड क्या? तो दशहरी चौसा और लंगड़ा। निर्यात में दशहरी आम है। आलू अन्य प्रदेशों में ताज ब्रांड के नाम से भी बेचा जाता है। संतरा सहारनपुर का है। कृषि योजना और कार्यक्रम नई कृषि नीति 2013 वाली कृषि की विकास दर में 5.1% लक्षित किया गया था। किसान भाई योजना 1992 में और किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को है। इसके बाद आपका आता है किसान दुर्घटना बीमा योजना सितंबर 2004 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 से 99 पूछता है। जीवन ज्योति परियोजना 2008 से प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश चकबंदी एक्ट कब 1954 से लागू हुआ था। यह प्रदेश की प्रथम दुग्ध सहकारी समिति थी। कहाँ पर? कटरा इलाहाबाद में। प्रादेशिक या प्रादेशिक कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन 1962 में। दुग्धशाला विभाग 1976 में। पशु चिकित्सा पाली क्लिनिक मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, लखनऊ में। पशु चारा बैंक भरारी झांसी में है। ठीक। इसके बाद पशु पालन में राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? तो कुल प्रथम स्थान है। एग्रो पार्क का है तो एग्रो पार्क जो हापुड़, सहारनपुर, लखनऊ और वाराणसी में। उसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश की झील, जल प्रपात, नहरें और नदियां। जैसे बखीरा संत कबीर नगर है। करेला जो झील लखनऊ में। इंतौजा झील जो है लखनऊ का है। बेती झील जो है प्रतापगढ़। नैया झील प्रतापगढ़। सिरसी जलाशय मिर्जापुर। चिरगो जलाशय मिर्जापुर। टास्टा तरी ताल जो है मिर्जापुर का है। नीलोर झील बरेली का है। मूंगताल रायबरेली। मोती झील गौरी झील जो है आपका रामपुर का है। बरुआ सागर जलाशय झांसी का है। लक्ष्मी ताल झांसी के। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है यूपी स्पेशल, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा क्योंकि यहाँ से आप लोग का लगभग कंप्लीट वीडियो रहेगा यूपी स्पेशल का और हर एग्जाम के लिए है।
स्पेशल हम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए बना रहे हैं। बलहापारा झील, मोती झील कानपुर में है। मदन सागर महोबा, रामगढ़ ताल जो है गोरखपुर, देवरिया ताल कन्नौज है, दखन झील अम्बेडकर, फुल्लर झील पीलीभीत और लव झील जो है मथुरा है। आगे आपका राधा कुंड गोवर्धन मथुरा में है। सुहरताल झील बलिया है। उसके बाद आपका आता है बांध। बांध में जैसे राजा का बांध सुल्तानपुर में है, अकुंद्रा समुंदर उन्नाव में, आंधी ताल वाराणसी का है। जलप्रपात कहाँ कहाँ पर है? तो जलप्रपात बिंधम मिर्जापुर का है, राजदारी चंदौली का है, देवदारी मिर्जापुर, टांडा मिर्जापुर, केसहरा जो है मिर्जापुर का है। बीहड़ बनाने वाली नदी में कौन सा है? चंबल नदी। पूछता है कौन सा उत्तर प्रदेश में बीहड़ नदी बनाता है? तो चंबल नदी। जलप्रपात बनाने वाली नदियां में कन्हान नदी में जैसे सोन, टोंस, बेलन घाटी, गंगा, गौरी गंगा, शारदा नदी। कन्हानी नदी में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड है। प्रमुख योजनाएं जैसे राजघाट बांध एवं नहर परियोजना, ललितपुर, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। बाढ़ सागर परियोजना शहडोल, सोन नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड है। गंडक नदी योजना या परियोजना नेपाल, बूढ़ी गंडक नदी उत्तर प्रदेश प्लस बिहार प्लस नेपाल है। अब इसके बाद आपको होता है पेय परियोजना में जैसे गंगा जल परियोजना प्रताप बिहार गंगा नदी पर, लवकुश बैराज कानपुर गंगा नदी पर, बैकुल बैराज गोकुल यमुना नदी से, आगरा बैराज जो आगरा यमुना नदी पर है। इसके बाद आपका आता है प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, जैसे जिरगू जलाशय कहाँ है? मिर्जापुर में, जिरगू नदी पर। मेजा जलाशय मिर्जापुर बेरंग नदी पर। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे, जैसे अहरौरा बांध जो है मिर्जापुर गरई नदी पर है। माता टीला बांध तीसरा ऊंचा झांसी में है, बेतवा नदी पर। उसके बाद आपको पथरई बांध कहाँ है? झांसी में, पथरई नदी पर। रिहंद बांध सोनभद्र में, रिहंद नदी पर। रामगंगा सबसे ऊंचा है बिजनौर में, रामगंगा नदी। राजघाट ललितपुर बेतवा नदी पर है। गोविंद सागर ललितपुर शाहजाद नदी पर है। और इसके बाद आपका आता है मोहदा चंदौली बीरमा नदी पर। इसके बाद सिंचाई आपका जो जो प्रमुख है उसको देख लीजिएगा, जिसे नलकूप 72.17%, नहर से 19.44% और तालाब से 0.75% किया जाता सिंचाई है। नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई पश्चिम उत्तर प्रदेश, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई पश्चिम उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक भूमिगत जल का प्रयोग करने वाला जिला आगरा है। देश में नलकूपों द्वारा संचित सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश। इसके बाद आपका आता है नहर। उत्तर प्रदेश में नहरों की सर्वाधिक लंबाई का है? रायबरेली है। पूर्वी यमुना नहर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजना उत्तर या उत्तरी गंगा नहर सिंचाई परियोजना है। शारदा नहर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। रामगंगा बांध प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। माता टीला बांध को रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहा जाता है। प्रदेश में भूजल सप्ताह 16 से 22 जुलाई। इसके बाद आपका आता है नदियां। प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? भागीरथी प्रमुख या मुख्य सहायक नदी जो है आपका अलकनंदा है। सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से बहने वाली नदी शारदा नदी है। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना नदी। गंगा सर्वाधिक प्रदूषित होती है कन्नौज और वाराणसी की वजह से। यमुना प्रदेश के 19 जिलों से होकर बहती है और गंगा प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। इंपॉर्टेंट है। गंगा किनारे नगरों की संख्या 26 है और यमुना के किनारे नगरों की संख्या आपका 10 है। सीमा बनाने वाली नदियां कौन से? हरियाणा उत्तर प्रदेश बीच ये यमुना नदी बनाता है। लखीमपुर बहराइच की सीमा घाघरा नदी पर है। पीलीभीत नेपाल की सीमा शारदा नदी पर है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान की सीमा जो है चंबल नदी पर है।
इसके बाद केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश है। केन नदी का पानी झांसी के निकट बेतवा नदी में नहर 231 किलोमीटर 1 किमी। गोमती नदी जौनपुर को 2 बराबर भागों में काटती है बांटती है। इलाहाबाद कानपुर गंगा नदी के दाएं तट पर है। वाराणसी गंगा नदी के बाएं तट पर है। नदियों के किनारे बसे शहर गाजीपुर गंगा नदी है। इलाहाबाद गंगा नदी है। वाराणसी गंगा नदी है। कालंकार ये कहाँ है? गंगा नदी पर है। बक्सर गंगा नदी पर है। फतेहपुर गंगा नदी, बिठूर ये सब कन्नौज जो है आपका गंगा नदी पर है। कौशाम्बी यमुना नदी पर है। इटावा यमुना नदी पर है। मथुरा जो है यमुना नदी पर है और वृंदावन भी यमुना नदी पर है। बागपत यमुना नदी पर है। गाजियाबाद हिंडन नदी, नोएडा भी हिंडन नदी पर है। हरदोई राम गंगा नदी पर है। जौनपुर गोमती नदी, सुल्तानपुर गोमती नदी पर, लखनऊ गोमती नगर, गोरखपुर राप्ती नदी पर है। श्रावस्ती राप्ती नदी पर है। अयोध्या सरयू नदी पर है। प्रतापगढ़ सई नदी पर है। चित्रकूट मंदाकिनी नदी पर है। सोनभद्र जो है आपका सोन नदी पर है। इसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश खनिज वन संपदा एवं वन्य जीव परिदृश्य। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति जो है 29 दिसंबर 1998 को घोषित किया गया था। चूना पत्थर मिर्जापुर में है। संगमरमर मिर्जापुर, बेराइट्स मिर्जापुर। इसके बाद आपका आता है एंडालुसाइट मिर्जापुर का है। इसमें देखिए मेन इंपॉर्टेंट देख लीजिए, जैसे कोयला सिंगरौली बेसिन सोनभद्र, मैग्नेसाइट वाराणसी बांदा है। ग्रेफाइट हमीरपुर, डोलोमाइट मिर्जापुर सोनभद्र बांदा है। उसके बाद आपका आता है थायराइड सोनभद्र का है। यूरेनियम तांबा फास्फेट राक पैलोडियम प्लेटिनम डायस्पोर ललितपुर में। डायस्पोर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसके बाद आपका आता है सामाजिक वानिकी योजना 1989 से 80 में निम्नलिखित वृक्षों के उत्पादन हेतु, जैसे रेशम हेतु सहतूत, कागज लुगदी सहजन, जलाऊ लकड़ी हेतु यूकोलिप्टस, चीड़ वृक्ष क्या है तो बिरोजा, तारपीन का तेल, काजू अखरोट प्लाईवुड है। इसके बाद आपका आता है ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001 का था। वन महोत्सव 1952। इसके बाद उत्तर प्रदेश सर्वाधिक वन भाबर एवं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज राख फास्फेट डोलोमाइट है। वन्यजीव संरक्षण क्या तो 1956 में वन्यजीव संरक्षण या परीक्षण गठन किया गया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान दुधवा 1 फरवरी 1977 को, 2 प्राणी उद्यान चिड़ियाघर लखनऊ नवाब वाजिद अली शाह जू, कानपुर एलन फॉरेस्ट जू, गोरखपुर में निर्धारणाधीन शहीद अशफाक उल खां, 11 वन्यजीव विहार प्लस 13 पक्षी विहार और कुल 24 वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके बाद आपका आता है टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी 1987 से 88, किशनपुर वन्यजीव विहार, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार 2012 में बिजनौर के अमरगढ़ क्षेत्र को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बफर जोन घोषित किया गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व 9 जून 2014 को पीलीभीत तथा शाहजहांपुर जिले में है। उत्तर प्रदेश वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में 1957 में, किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी 1972 में, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच, रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा इटावा, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा इटावा, कैमूर वन्यजीव विहार सोनभद्र में है 1982 में, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ मुजफ्फरपुर नगर, सुहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज। इसके बाद आपका आता है सबसे पहला पुराना वन्यजीव विहार कौन सा था? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा था? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार।
सबसे नया वन्य जीव विहार कौन सा? कछुआ वन्य जीव विहार है। इसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश में सुनलित कौन कौन से? हाथी तराई क्षेत्र जो शिवालिक क्षेत्रों के वनों में पाया जाता है। गैंडा मुक्त तराई क्षेत्र में है। भूरी रीछ जो है हिमालय क्षेत्र के निकट है। कस्तूरी मृग जो है हिमालय क्षेत्र के निकट है। चिंकारा बिंद क्षेत्र के वनों में है। प्रदेश के पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में है, 1984। समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली 1987 में। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज 1988। सांडी पक्षी विहार हरदोई 1990। पार्वती आरंगा पक्षी विहार गोंडा 1990। सवान पक्षी विहार मैनपुरी 1990। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर 1990। अखोला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर 1990। विजय सागर पक्षी विहार महोबा 1990। बेती पक्षी विहार डॉक्टर भीमराव गोंडा में है 2003 में। इसके बाद नवाबगंज पक्षी विहार चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। इसके बाद आपको आता है सबसे पहला पुराना पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार है। और सबसे बाद में नया पक्षी विहार कौन सा बना? तो बेती पक्षी विहार कोंडा में है। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी कन्नौज में है। सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार एटा में। काला हिरण संरक्षण केंद्र कौन सा? गभाना अलीगढ़ गौराव इलाहाबाद में। कुकरैल वन जो है लखनऊ लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कुकरैल वन लखनऊ कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। बहराइच प्रोजेक्ट एलिफेंट 1922 से। एलिफेंट रिजर्व जो है 19 बिजनौर और सहारनपुर है। इसके बाद आपका आता है इटावा के फीसर वन में बब्बर सीट प्रजनन केंद्र और लायन सफारी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा है। कछुआ पुनर्वास योजना 1986-87 गंगा एक्शन प्लान के तहत। इको डेवलपमेंट प्रोग्राम संरक्षित के निकटवर्ती क्षेत्रों में वन उपज का विकास करना है। शामिल अभ्यारण्य कौन कौन सा उत्तर प्रदेश? जैसे दुधवा चंद्रप्रभा कैमूर चंबल सहारनपुर विजयनगर और रानी समान। इसके बाद उत्तर प्रदेश में ऊर्जा परिदृश्य क्या क्या है? परियोजना नदी स्थिति जैसे रिहंद नदी पर है। पिपरी सोनभद्र में। गोबरा रिहंद ओबर सोमभद्र है। माता टीला जो है बेतवा नदी पर है झांसी में। परीक्षा जो है बेतवा नदी झांसी में है। शारदा बनवास चंपावत जिला उत्तराखंड में है। राजघाट बेतवा ललितपुर में है। इसके बाद आपका आता है अनपरा डी ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना जो है जापान के सहयोग से हुआ है। ओबरा तथा हरदुआगंज की स्थापना जो है रूस के सहयोग से। नहर परियोजना जिस पर सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थित है उसे ऊपरी गंगा नदी परियोजना कहा जाता है। प्रदेश की एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र नरौरा बुंदेलखंड 1989। गंगा नदी के किनारे 1991 में। इसके बाद आपका आता है केंद्रीय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र चिन्हट लखनऊ में है। ऊर्जा सिटी लखनऊ में है। ऊर्जा मुख्यालय लखनऊ में है। सोलर सिटी आगरा मुरादाबाद। पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन 3 है गोरखपुर चित्रकूट और महोबा है। इसके बाद वैकल्पिक ऊर्जा विकास अभिकरण 1988 में हुआ था। उसके बाद गौसेव हाल पायलट परियोजना आंवला बरेली में है। निजी क्षेत्र के संयंत्र जो रोजा दादरी अपना सी बना। इसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश के परिवहन। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम 1 जून 1972 ईस्वी को स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन में 21 भागों में बांटा गया है। प्रदेश से गुजरने वाला सर्वाधिक लंबा राजमार्ग जो है NH2। शताब्दी बस सेवा लखनऊ गोरखपुर के बीच है। महानगर बस सेवा जो 6 जुलाई 1992 को कानपुर नगर तक है। सारथी सॉफ्टवेयर आधारित ड्राइविंग लाइसेंस की स्मार्ट कार्ड योजना उत्तर दक्षिण कॉरिडोर एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एवं दूसरे को झांसी से काटते हैं। इसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे कौन कौन से हैं?
गंगा एक्सप्रेसवे नोएडा से बलिया है, कितना किलोमीटर है? तो 147 किलोमीटर है। यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर। ऊपरी गंगा नहर एक्सप्रेसवे 216 किलोमीटर नोएडा से देहरादून। कंट्रोल एक्शन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस जिसे आगरा लखनऊ 300 किलोमीटर से चले। लखनऊ योजना तथा नागपुर योजना सड़कों को विकास से संबंधित है। RIDF योजना नाबार्ड की सहायता से गांवों को पक्की सड़क से जोड़ना है। इसके बाद आपका था रेल परिवहन। रेल पथ में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। पहली रेलगाड़ी 1859 में इलाहाबाद कानपुर। देश यूपी का सबसे छोटा रेल मंडल कौन सा? मुगल सराय। एशिया का और भारत का सबसे लंबा बिजली लोकेसेट मुगल सराय। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर, अब गोरखपुर नहीं रह गया है। डीजल इंजन कारखाना मडुआडी। रेल सवारी कोच कारखाना लालगंज। रेल पहिया कारखाना रायबरेली। और रेल डिब्बा रिपेयर कारखाना गोरखपुर। क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान गाजीपुर। उत्तर प्रदेश उत्तर रेलवे जाने की सर्वाधिक विस्तार है। इसके बाद आपका आता है प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? तो बाबरपुर हवाई अड्डा कहाँ पर पड़ता है? तो वाराणसी में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका अमौसी हवाई अड्डा है, लखनऊ में है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रस्तावित फिरोजाबाद में है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन कुशीनगर में है। आगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन आगरा में है। इसके बाद हवाई अड्डे और स्थिति। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। नागरिक हवाई अड्डा कानपुर। खेरिया हवाई अड्डा आगरा। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद। और जेवर निजी क्षेत्र हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर। और पुरुष तंगंजा हवाई अड्डा जो है रायबरेली। डॉक्टर अम्बेडकर हवाई अड्डा मेरठ में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र अमरौली में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है। आर्मी एविएशन सेंटर झांसी में है। उसके बाद भारत की पहली डाक सेवा 18 फरवरी 1911 इलाहाबाद से नैनी है। इसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश का अर्थव्यवस्था परिदृश्य। ठीक है, इकोनॉमी का पार्ट है, तो इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज पहला पार्ट में हम यहीं तक वीडियो रोक रहे हैं। ठीक है, और ये आपको वीडियो जब अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। लगातार आप वीडियो देखते रहिए। अब हाल ही में अपने सीरीज हम चालू कर देंगे पीसीएस मंत्रा और जीएस वर्ल्ड का। ठीक है, थैंक्स।